चलो भाई, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस। अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। अब बोल तो पहले स्टार्ट करते हैं मेटालिक स्फीयर से। अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर है, उसको फिर पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। सो इफ यू हैव अ metallic positive charged metallic sphere, if you have a positive charged metallic sphere कि जो पॉजिटिवली चार्ज हो, जिसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस हो, तो भाई अगर तुम यहाँ पे उसके राइट साइड पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो उसको राइट साइड पे पुश करेगा, लेफ्ट साइड पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसको लेफ्ट साइड पे पुश करेगा। राइट साइड पे अगर ऐसे रखोगे चार्जेस, उसको राइट साइड पे पुश करेगा। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है इधर, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। ठीक है, तो या तो तुम राइट साइड को पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले लो, या लेफ्ट साइड को पॉजिटिव, राइट को नेगेटिव ले लो। सो मैं ये कर रहा हूँ कि राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ जो यहाँ लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैं नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? यही वजह है कि इसके सरफेस से, इस मेटालिक स्फीयर के सरफेस से जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसकी सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएगा, वैसे वैसे ग्राफ डिक्लाइन होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखा जाए सो E और आर स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन है, जो कि इस तरह से इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे जैसे आप स्फीयर के सरफेस से आप दूर जाते चले जाओगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। ये इस रिलेशनशिप की वजह से। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अच्छा, इस चार्ज स्फीयर के अंदर, विद इन द चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो कंसीडर की जाती है। ई की वैल्यू जीरो कंसीडर की जाएगी, यहां मेंशन है। क्लियर है? अब इस इतने बड़े स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम ये करने लगे कि हम इसका सारा चार्ज एक्यूमुलेट करके सेंटर पे लेकर आ रहे हैं, इधर लेकर आ रहे हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं। तो जब इधर पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे तो ये ग्राफ, तो अब जब इधर पॉजिटिव चार्ज आपने डाला, यानी हम ये कर रहे हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, हम ये कर रहे हैं कि हमने इस स्फीयर को, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस थे, इसके तमाम चार्जेस को एक्यूमुलेट करके, ठीक है, इसके तमाम चार्जेस को एक्यूमुलेट करके सेंटर में कर दिया, जमा करके सेंटर में रख दिया। ठीक है, जब सेंटर में रख दिया तो अब स्फीयर की तो जरूरत ही नहीं है, स्फीयर गायब कर दीजिए, हटा दीजिए, सारे चार्जेस सेंटर में आ गए, पॉइंट पर आ गए। जब पॉइंट पर आ गए तो इस केस के अंदर इसका जो रेडियस था, रेडियस यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था, यहां से लेकर यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का, यहां तक का, ये सब जीरो हो गया, खत्म। क्योंकि सारे चार्जेस बॉडी की सरफेस से सिमट के सेंटर पे लाके रख दिए और स्फीयर हट गया, स्फीयर की जरूरत ही नहीं है, स्फीयर के रेडियस जीरो हो गया। क्योंकि जो पहले चार्जेस इधर थे, बॉडी के ऊपर थे, वो सब जमा करके आप सेंटर पे लेकर आ गए, सेंटर पे एक चार्ज बना दिया बड़ा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जब आपने ये हरकत की, तो अब ये जो ग्राफ जो पहले सरफेस तक जा रहा था, इसकी सरफेस तक जा रहा था, वो सरफेस तक नहीं जाएगा, अब ये अप्रोच करेगा, अब ये ग्राफ वाई एक्सिस को अप्रोच करेगा, ऐसे। समझ आई बात? ठीक है, आप ये देखेंगे पेपर में अक्सर जगह पे वो यहाँ पे अप्रोच करता हुआ दिखाता है वाई एक्सिस को, लेकिन आगे स्फीयर नहीं दिखाता या कोई पॉइंट चार्ज नहीं दिखाता, वो अप्रोच करता हुआ दिखाता है पेपर में अक्सर वो, और कभी कभी वो स्फीयर दे देता है, चार्ज स्फीयर दे देगा। अगर चार्ज स्फीयर है तो जाहिर है इसका ये रेडियस होगा, ये इसकी सरफेस तक है, और अगर पॉइंट चार्ज होगा तो वो जाहिर है फिर ये चीज नहीं देगा, फिर वो दिखाएगा कि इसको अप्रोच कर रहा है आगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, कहां? वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? और जाहिर है कि एक पॉइंट पे बहुत दूर जाके इसने उसको, और थ्योरेटिकली इसने उसको जाके टच ही करना है, क्योंकि वहां पर जहां पे ये आगे जाके उसको टच करेगा थ्योरेटिकली, ठीक है, जहां के आगे टच करेगा, जाहिर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन रेडियस वहां पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ? क्लियर है नहीं क्लियर है? सो फॉर पॉइंट चार्ज ये ग्राफ वाई एक्सिस पे जाके टच होगा, और फॉर चार्ज मेटेलिक स्फीयर, बड़ा अगर कोई मेटेलिक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में जाहिर है फिर ये ग्राफ इधर ही कहीं खत्म होगा,
और यहाँ इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं ऐसा है। क्लियर है? अब इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? इस ग्राफ का एरिया हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्लियर है? इस ग्राफ का एरिया हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देगा। पर नेगेटिव चार्ज में क्या है? नेगेटिव चार्ज में कुछ नहीं है। आप यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखो, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखो, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस टेस्ट चार्ज के अक्रॉस के हिसाब से, इस टेस्ट चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन उल्टी तरफ है, लेफ्ट साइड है, और इस टेस्ट चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन राइट साइड पे। तो हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव ले लिया क्योंकि ये राइट साइड पर है, इसको नेगेटिव ले लिया क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है। तो देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। समझ आई बात? क्लियर है? तो ग्राफ जो बनेगा पॉजिटिव साइड पर, यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगी वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, और नेगेटिव पे बिल्कुल ऐसी ही होगी। यानी जैसे जैसे तुम नेगेटिव चार्ज से, अगर तुम्हारा ये टेस्ट चार्ज है, जैसे जैसे ये इसको खींचेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से टेस्ट चार्ज करीब आएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, करीब आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर है? और अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रख दूं और इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में लेफ्ट साइड पर है। तो देखो यहाँ से ये करीब आएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा ग्राफ। क्लियर है? तो जैसे से करीब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और ये नेगेटिव साइन, ये वेक्टर का साइन है, डायरेक्शन को शो करता है। ये मत सोचना कि करीब आने से ई की वैल्यू कम हो रही है, ये मत समझना कि ई की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? समझे नहीं समझे बेटा? जी समझ गए। ठीक, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। February March 21 पेपर 4 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को नोट कर लो पहले जल्दी से। चलें? जी State a similarity between gravitational field lines and around a point mass and electric field lines around a point charge। दोनों फील्ड लाइंस रेडियली सिमेट्रिक होती हैं, ये बता दिए। ठीक है? दोनों फील्ड लाइंस बोथ आर रेडियली सिमेट्रिक, बोथ आर रेडियली क्लियर है? क्लियर है? रेडियली सिमेट्रिक का मतलब पहले ही बताया मैंने, इस तरह का सीन है। अब जाहिर है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का भी यही सीन है, वो भी इनवर्ट होती है, सारी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है? अब वो इनवर्ट आउटवर्ट का डिफरेंस नहीं है, जाहिर है। अगर पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड होगी, नेगेटिव होगी तो इनवर्ट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है? चार्जेस के केस में सोर्स अगर चार्ज है, लेकिन सोर्स अगर एक मास है और ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि वो भी इनवर्ट ही होगी। अच्छा, लेकिन अब दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों लाइंस रेडियली सिमेट्रिक है, रेडियली। अगला, द वेरिएशन the radius r of electric field strength due to an isolated charge sphere, देख रहे हो, due to an isolated charge sphere in a vacuum is shown in figure 6.1। क्लियर है? उसका रेडियस पूछ लेगा, तो जाहिर है अंडरस्टूड सी बात है, अगर एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, आप चार्ज स्फीयर लेकर आए हैं मेरे पास, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज स्फीयर का क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? ये रेडियस है कि नहीं है? ये चार्ज स्फीयर है, इसका ये क्या है बेटा? ये इसका रेडियस है। तो रेडियस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, पूछेगा तुमसे आगे। ठीक है? कह रहा है कि यूज द डाटा फ्रॉम फिगर 6.1 स्टेट द रेडियस। कितना है रेडियस? 2.1 सेंटीमीटर तकरीबन।
अच्छा ये थोड़ा सा तो मोटा हो गया तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एक डॉट ज्यादा है 2.1, ठीक है, सो 2.1 सेंटीमीटर, क्लियर है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द स्फीयर, तो आपको पता है चार्ज कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू Q/R²। आपने क्यू निकालना है तो ER² हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, सरफेस पे कितनी है, इधर देखो, ये स्फीयर है, सरफेस पे कितनी है, इधर देखो, मैक्सिमम कितनी जा रही है सरफेस पे, 1.3 एक्सपोनेंट 5 वोल्ट पर मीटर, ये गिवन है ई की वैल्यू 1.3 एक्सपोनेंट 5। तो आप क्या निकालोगे, 1.3 एक्सपोनेंट 5 लिखो, मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना 2.1 एक्स 6.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम आ रही मेरी। इस पे आर पे स्क्वायर भी कर दीजिएगा, मैं स्क्वायर कर दिया कैलकुलेटर में, तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस का, ये असाइनमेंट ही है, समर 20 पेपर 4 टू क्वेश्चन 7, समर 20 4 1 क्वेश्चन 5, विंटर 20 पेपर 4 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 5, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लीजिए, ये कर लीजिएगा। अब एक ग्राफ ऑफ टू लाइक पॉइंट चार्जेस, दो लाइक पॉइंट चार्जेस है उनके दरमियान का ग्राफ। अब सुनिएगा, एक जाहिर है पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। मैं फिर कह दूं, अगर मैं इनको पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगा तो ये ग्राफ वाई एक्सिस को टच करेगा आगे जाके, कहीं बहुत दूर जाके, इन्फिनिटी पे जाके मोस्ट प्रॉब्ली। और अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करूंगा तो ये ग्राफ यहां से इसको इसके सेंटर को टच करेगा, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो चूंकि अभी ये की जरूरत नहीं है, आगे वैसे अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में वो आपको बता देगा कि दो पॉइंट चार्ज है, कि दो चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, ये आपको वो बताएगा आगे जाके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप सिर्फ शेप ऑफ द ग्राफ को समझिए क्या है, ठीक है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल है, या चार्ज सोर्स है, या चार्ज मेटेलिक स्फीयर है, और इसकी सरफेस से ये ग्राफ अगर बनाऊं तो जाहिर है ग्राफ ये आएगा जो डॉटेड लाइन वाला है, एक्चुअल ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा इसको समझिए। आपने इन दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट्स या चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स के दरमियान बीच में एक टेस्ट चार्ज रखा, वो टेस्ट चार्ज जो है वो ये वाला राइट साइड पे रिपेल करेगा और ये वाला लेफ्ट साइड पे रिपेल करेगा, ठीक है। तो जब वो चार्ज चार्ज जो पॉइंट चार्ज है जो सेंटर में आपने रखा है, जो टेस्ट चार्ज जो आपने सेंटर में रखा है, वो टेस्ट चार्ज जब आपने सेंटर में रखा है तो ये क्या करेगा, उसे ये इसको यहाँ रिपेल करेगा, ये उसको यहाँ रिपेल करेगा। क्या मतलब हुआ, समझाता, देखिए मान लीजिए इन दोनों को बहुत करीब करीब ले आऊं, बहुत करीब करीब, अब होगा क्या, वैसे ही बहुत करीब है, अब तो बस करीब ही ले आया इनको, बहुत दूर से यहाँ ले आया इसको, ठीक है। अब सिर्फ समझाने के लिए कि लेट्स से कि ये अर्थ है, ये मून है। अब अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है ना, तो मून से अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, अर्थ अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मून हमारे ऑर्बिट के बहुत नीचे आ जाए तो हम वेटलेस हो सकते हैं, यानी हम हमारा वेट जो अर्थ की पुलिंग कैपेसिटी है वो कम हो सकती है, थोड़ी बहुत फर्क आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। मून की अपनी पुलिंग कैपेसिटी भी है, ठीक है, मून पुल भी कर रहा होता है, क्लियर है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर अर्थ के करीब कोई अर्थ जितना ही बड़ा कोई प्लैनेट आ जाए, जैसे उतना ही बड़ा कोई प्लैनेट आ जाए, ठीक है, भले थोड़ा सा छोटा हो, चले एक्सेप्टेबल है। और अगर आपको मैं बीच में छोड़ दूं, आपको अगर मैं बीच में छोड़ दूं तो याद रखिएगा ये दोनों मिलकर आपको अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस प्लैनेट के हिसाब से जो जी, इस प्लैनेट के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इस प्लैनेट की जो जी है वो G1 है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जो अर्थ की G2 कर दी है। सो इस प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी डायरेक्शन राइट साइड की होगी G1 की, और
अर्थ के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो G2 लेफ्ट साइड में होगी। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो इट्स अप टू यू कि अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ में आप ग्राफ बनाते हुए डिस्टेंस वर्सेस जी की वैल्यू का आपने आप ये अब आपके ऊपर है कि आप राइट साइड पे क्या ले रहे हैं जी की वैल्यू को। तो मैं राइट साइड पॉजिटिव लेता हूं और लेफ्ट साइड क्या लेता हूं नेगेटिव। तो ऊपर ये पॉजिटिव जी का ग्राफ है, ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये नेगेटिव जी का है। तो ऊपर जो बनेगा ग्राफ वो अर्थ का बनेगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का बनेगा, क्योंकि सॉरी अर्थ का नहीं बनेगा। ऊपर जो ग्राफ बनेगा इस वाले पोर्शन के अंदर वो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड का बनेगा। ये मून हो गया या स्मॉल कोई प्लैनेट हो गया, अर्थ लाइक प्लैनेट कहते हैं इसको आप, अर्थ लाइक प्लैनेट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जी की वैल्यू कहाँ है राइट साइड पे, और राइट साइड पे मैंने जी की वैल्यू को पॉजिटिव लिया हुआ है। तो ये जो अर्थ लाइक प्लैनेट मैंने एज्यूम किया, इसका ग्राफ इस क्वाड्रेंट में बनेगा, और जो अर्थ है उस वो कहाँ पुल कर रही है, वो लेफ्ट साइड पे, तो इसकी जी नेगेटिव है। तो ये अर्थ का जो ग्राफ बनेगा इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि इसकी जी की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है। आई बात समझ में नहीं आई बच्चों? क्लियर है? जी सर। ठीक है, अभी की समझ में आ गई। अब इधर देखो, अब इधर देखो, इधर तुमने बीच में टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब ये टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, इसको ये भी रिपेल करके इधर फेंक रहा है, और ये वाला जो सेकंड जो चार्ज क्यू है ये Q1 है Q2 है। सो Q1 इसको रिपेल करके इस टेस्ट चार्ज को जो मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको यहाँ फेंक रहा है, और Q2 इसको रिपेल करके इधर फेंक रहा है। सो Q1 जो इधर उसको पुश कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी Q1 चार्ज की, और Q2 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव है E2 इस डायरेक्शन में। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 0 है। ये वो पॉइंट है, और ये पॉइंट हमेशा बड़े वाले चार्ज से, जिसपे ज्यादा चार्ज है, जिसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, बड़े स्फीयर से ये जो नल पॉइंट होगा या न्यूट्रल पॉइंट होगा ये हमेशा दूर होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस वन। तो जो नल रीजन होगा वो हमेशा बड़े वाले चार्ज स्फीयर से दूर होगा, या बड़े मैग्नीट्यूड वाले चार्ज ऑब्जेक्ट से या पॉइंट चार्ज से ये हमेशा क्या होगा बेटा, दूर होगा। क्लियर है? सो ये वो जगह है जहां पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 माइनस E2 का जो रिजल्टेंट है नेट वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझे? अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रही है, वो उसका एक्चुअल ग्राफ ये वाला है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है वो एक्चुअल में ये वाला है। लेकिन जब दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, ये वाली जो y एक्सिस से प्लॉट की है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की कंबाइन है। सो उसका ग्राफ बेसिकली देखो यहां से ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहां पर क्या हो जा रहा है भाई, यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है इस पॉइंट के ऊपर, नेट वो 0 हो जाती है इस पॉइंट पर। यानी ये वो रीजन है कि जहां पे अगर आपको छोड़ दिया जाए इस पॉइंट के ऊपर तो ना आप राइट जाएंगे ना लेफ्ट। मैं एज ए चार्ज बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पर आप एक पॉजिटिव चार्ज को बिठा दें तो वो राइट भी नहीं जाएगा लेफ्ट भी नहीं जाएगा, बिकॉज दोनों तरफ फोर्सेस बैलेंस है, दोनों तरफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बैलेंस है, इसलिए वो इधर ही बैठा रहेगा इसी पॉइंट के ऊपर। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, 0 है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ आ गई? जी सर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया, दोनों की E1 और E2 का फॉर्मूला लगाया। तो E1 का फॉर्मूला होगा KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q1 कौन सा डिस्टेंस है, ये एक्स स्क्वायर, यहां से लेकर ये यहां तक का जो डिस्टेंस है ये x है, और यहां से लेकर यहां तक का जो चार्ज है, मतलब यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और जो चार्ज है वो Q1 है, ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 निकालनी हो तो दैट इज KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा। सारी बात समझिए। सिमिलरली अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो
इस पॉइंट के ऊपर E2, सो E2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा 4 से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो वो टोटल D में से x निकाल दो, सो D माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई? क्लियर है? जी सर। जी है ना, क्लियर है? सर यहाँ किस पॉइंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट से ले रहा हूँ फिर बताता हूँ। ये सेकंड वाले का समझा दूं, सेकंड वाले का समझा दूं। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये नल रीजन है, सेंटर वाला जो रीजन है, ये नल रीजन है, नल पॉइंट है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सो अब इस पॉइंट पर E1 और E2 का डिफरेंस जीरो है, सो रिजल्टेंट E1 माइनस E2 का डिफरेंस जीरो है, तो E1 और E2 इक्वल हो जाएंगे। ये E1 क्या है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस वाले चार्ज की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी वजह से वो E1 है, और जो इस वाले चार्ज की वजह से है, जो इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ये क्या है बेटा, E2 है। क्लियर है? इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है। वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, मतलब ये चार्ज इसको यहाँ रिपेल करेगा और Q1 इसको यहाँ रिपेल करेगा। जो Q1 इधर रिपेल कर रहा है ये क्या है, ये E2 है, और जो Q2 रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में वो E1 है, और इसी वजह से ये बीच में फंसा हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है, इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में। सही है? जी समझ गई। अब E2 यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस लगाना है आप। तो देखिए जब आप यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लगाएंगी, तो टोटल डिस्टेंस D है, D में से आप ये डिस्टेंस निकाल दें, स्फीयर के सेंटर तक का UX है, तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपने। आरी बात समझ? जी समझ गई। तो K Q2 अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर लिख लीजिए इसको। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर और E2 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन D माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? दोनों में से K से K कैंसिल कर दो, तो दोनों चार्जेस का रेशियो जो है दोनों के डिस्टेंसेस के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। आ रही बात समझ में? दोनों के चार्जेस का रेशियो वही होगा जो दोनों के डिस्टेंसेस के स्क्वायर का रेशियो होगा। क्लियर? जी अभी दो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन बस फर्क ये होगा कि अगर इसी तरह से इसी पैटर्न पे रखूंगा तो उनका ग्राफ मिरर इमेज बन जाएगा। आ रही समझ में? पूरा मिरर इमेज बन जाएगा, यहीं से आएगा और मिरर इमेज बन जाएगा। क्लियर? नेगेटिव चार्ज का भी ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है दोनों के चार्जेस का, तो नल रीजन सेंटर पे होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो ये सेंटर में नहीं है, सेंटर से दूर है। ठीक है? एक तरफ से दूर है, दूसरी तरफ से करीब है। जिसकी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे ये दूर है। क्लियर है? आई समझ? समझ आई नहीं आई बेटा? सवाल 19 पेपर 4 वेरिएंट 1 क्वेश्चन 5 स्टेट है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इक्विलिब्रियम। या ये भी कह सकते हैं कि इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। So 2 point charges A and B are situated at a distance of 15 centimeter apart in vacuum. A or B. ठीक है, they are 15 centimeter apart. कह रहे point P lies on the line joining the charge. Point P इन दोनों को जो join कर रहा है, ठीक है? So point P lies on the joining the charges and is a distance x from charge A. चार्ज A से डिस्टेंस x पर है। कह रहे चार्ज A है, इससे डिस्टेंस x पर है पॉइंट P इधर। ठीक है?
The variation with distance x of the electric field strength E at point T is shown. By reference to the direction of electric field, state and explain whether the charges A and B have the same or opposite sign. पता कैसे चलेगा दोनों में सेम एंड अपोजिट साइन है? तो भाई दोनों में सेम साइन होगा तभी तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी, तभी तो ये कहीं ना कहीं जाके वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को टच करेगी। अगर एक में पॉजिटिव होता और दूसरा आपका फर्ज करो फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज होता तो बीच में ये ग्राफ कभी भी इसको टच नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर बैठे होते, अगर आप यहां पर बैठे होते तो ये आपको रिपेल करके इधर फेंकता और ये आपको अट्रैक्ट करके इधर ले जाता, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी और इसकी दोनों की ऐड हो जाती और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और ज्यादा हो जाती, जो वाई एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती। वो ग्राफ यहीं से आपका मुड़ जाता, कहीं पर ऊपर ही मुड़ जाता और बढ़ जाता। आ रही बात समझ में? वो ग्राफ कभी भी इसको नीचे को टच नहीं करता। आ रही बात समझ में? तो ग्राफ टच कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेट या रिजल्टेंट जीरो है। आ रही बात? वो जीरो है, इसका मतलब है कि इन दोनों पे क्या है भाई, सेम चार्जेस है। क्लियर है? तो ये बात तो देखने से ही पता चल रहा है एज द ग्राफ। जी समझ आया नहीं आया क्वेश्चन? जी सर समझ आया। हमजा जी सर समझ आया। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझ में ना आया? ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, बाय रेफरेंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड state and explain whether the charge A and B have the same or opposite sign. ओके, कि सेम और अपोजिट साइन है। तो भाई सीधी सी बात है, इनका क्या है, अच्छा यहां से यहां तक फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड की डायरेक्शन यहां से लेकर यहां तक चेंज हो रही है। ठीक है, मैं तो लिख देता हूं डायरेक्शन। कैसे पता? यहां पर पॉजिटिव फील्ड है और यहां पर क्या नेगेटिव फील्ड है। ठीक है, अक्सर उससे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो नेगेटिव चार्ज होता तो भी ग्राफ यही बनता, तो भी यही ग्राफ बनता, कोई फर्क नहीं होता। ये बन सकता है ग्राफ, इसी शेप का ग्राफ बन सकता है। क्लियर है? अगर नेगेटिव होता, मतलब साइन सेम होने चाहिए ना दोनों के। हाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर नेगेटिव होता, मिसाल के तौर पे दोनों नेगेटिव होते चार्ज, ये भी नेगेटिव होता ये भी, बीच में रखते तो आप टेस्ट चार्ज ही ना। अब इस टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता, तो इसकी डायरेक्शन अब नेगेटिव नहीं होती, अब इसकी E2 की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाती, और E1 की जो ये जो लेफ्ट साइड पे आपका, या आप कुछ भी ले लो, जो आप लेना चाहो ले लो। ठीक है, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो अपनी तरफ खींच रहा है तो इसकी डायरेक्शन आप E2 कर लो। E2 आपका अभी नेगेटिव है, E2 आपका पॉजिटिव हो जाता, और इस डायरेक्शन में इसको ये वाला चार्ज खींच रहा है ना, तो ये जो E2 की डायरेक्शन अभी नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाती, तो ग्राफ की मिरर इमेज बन जाती, ये पूरा मिरर हो जाता ग्राफ। या दूसरी सूरतों में आप ये भी कर सकते थे, आप यही ग्राफ बना सकते थे सेम, लेकिन आप एक और कहानी कर सकते हैं। वो ये कर सकते थे कि आप दोनों की डायरेक्शन चेंज कर देते, यानी आप यूं करते कि भाई राइट साइड में ये जो जा रहा है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट साइड में इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। फिर आप कहते कि मैं राइट साइड में जो ये इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसकी डायरेक्शन को राइट साइड में मैं कर देता
ये E2 है और ये E1 है। E2 क्या है, जो ये अपनी तरफ खींच रहा है, E1 क्या है, ये जो अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा ही है। तो अगर मैं E2 की डायरेक्शन, अभी E2 नेगेटिव एक्सिस पर है, इसको मैं नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव कर दूं, और E1 अभी पॉजिटिव एक्सिस पर है, ये E1 पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव से उठा के इसको मैं नेगेटिव में कर दूं, ठीक है, कुछ नहीं करूं, तो ग्राफ मेरा फ्लिप हो जाएगा। और अगर मैं ये हरकत ना करूं, ये हरकत ना करूं, और E2 जाहिर है इस डायरेक्शन में खींच रहा है, E1 इस डायरेक्शन में खींच रहा है, सो E2 को मैं नेगेटिव रहने दूं और E1 को पॉजिटिव रहने दूं, तो यही ग्राफ मेरा दोबारा प्रिंट हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो दोनों चार्ज चाहे आपके पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो, हर हाल में शेप यही बनना है, चाहे वो ये शेप बने चाहे वो ये शेप बने, शेप यही बनना है। क्लियर है? आ रही बात समझ? जी सर। दोनों सूरतों में शेप यही बनेगा। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा मिरर इमेज हो जाएगी और क्या होगा, इसके अलावा शेप यही रहेगा, ग्राफ की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है आप। लेकिन हम ग्राफ से ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ग्राफ को देख के कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यही तो समझाना असल गेम, ये ग्राफ देख के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ देख के आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि जनाब अब आप तो बोलेंगी सर ये तो पॉजिटिव है, सर ये तो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वेक्टर है भाई, ये नेगेटिव वेक्टर है। आप इस वेक्टर को देख के कैसे बताएंगी कि के दोनों चार्जेस जो है वो नेगेटिव हैं या दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, आप कैसे बताएंगे इस वेक्टर को देख के? नहीं बता सकती आप। ये बता सकती है दोनों सेम डायरेक्शन में, ये बता सकती है कि दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि क्या ये दोनों पॉजिटिव हैं या क्या ये दोनों नेगेटिव हैं, ये नहीं बता सकती हैं। यानी ये सूरत हाल नहीं बता सकती आप। ये बस इतना कह के खामोश हो सकती है, हाँ दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है, बस। क्लियर है? इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। स्टेट वाई ऑल्दो द चार्ज ए इज अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन x3 and x7 सेंटीमीटर डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कह रहे हैं कि x की वैल्यू 3 से, यानी x की वैल्यू अगर मैं 3 करूं, x, ठीक है, 3 से लेकर 7 तक, 1 2 1 2, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक इस बीच इस इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी नहीं हो रहा। सवाल है क्यों? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कूलम्स लॉ, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये सवाल कर रहा है कि वो अभी नहीं हो रहा क्यों? भाई उसका इसका रीजन है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ हमेशा आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस के लिए ओबे होता है। ये आइसोलेटेड तो है लेकिन ये पॉइंट चार्जेस तो है लेकिन आइसोलेटेड नहीं है। कैसे? कि भाई ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बात समझना है। तो ये दो चार्ज हैं, ऐसे चार्ज हैं जो आइसोलेटेड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे हैं। सारी बात समझे, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझे नहीं समझे बेटा? जी सर क्लियर है। यानी ए की, समझाने के लिए, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड बी की इलेक्ट्रिक फील्ड पे इन्फ्लुएंस कर रही है, ए की इलेक्ट्रिक फील्ड बी की इलेक्ट्रिक फील्ड पे इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बी की यकीनन ए पे करेगी। दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस ना करना जरूरी है, दोनों का आइसोलेटेड होना जरूरी है, तभी कूलम्स लॉ लगेगा। दोनों अलग अलग है तो कूलम्स लॉ लगेगा, वरना नहीं लगेगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आ रही बस में। तो एक फील्ड दूसरी फील्ड को इन्फ्लुएंस कर रही है, और यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड है, ये जो है ना, ये ग्राफ, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, किसी एक का नहीं है,
क्लियर है? use the figure 5.2 to determine the ratio of magnitude of the charge A and charge B. मैंने पहले ही अभी बताया है QA अपॉन QB, ये रेशियो भी निकलवाया, ये रहा, याद करो, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ये रेशियो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, Q2 अपॉन Q1, तो ये Q2 है, ये Q1 है, इसको आप Q2 को 2 को आप जो है वो B कर लो और उसको जो है वो A कर लो, 2 को B कर लो, समझ में आई? तो इस हिसाब से आप चल लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया, Q2 को आप B कर लो। अच्छा, A अपॉन B का रेशियो निकालना है, तो A अपॉन B के रेशियो के हिसाब से इधर देख लो, इसको आप A कर लो, इसको आप B कर लो। सो Q1 अपॉन Q2, यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 है। सो Q2 क्या है तुम्हारे पास, जरा देखो, Q2 क्या है, A है, और Q1 क्या है, B है, ऐसे ही है। तो ये रेशियो क्या बनेगा, A अपॉन B का रेशियो। तो देखो A अपॉन B का रेशियो, सही है। सो यहाँ पर भी हम क्या करें, A अपॉन QB, QA अपॉन QB करेंगे, ठीक है, QA अपॉन QB करेंगे। अब जब QA अपॉन QB करेंगे तो जाहिर है डिस्टेंस भी ऊपर किसका आएगा, A वाले का आएगा, नीचे B वाले का आएगा, ठीक है, उस सेंटर से, ठीक है। तो ऊपर A वाले का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है वो D माइनस एक्स है, और ये वाला डिस्टेंस पूरा क्या है भाई, ये पूरा डिस्टेंस x है। अब देखिए वो पॉइंट चार्ज का है, तो कह रहा है कि यूज द फिगर टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज A एंड चार्ज B। अब यार इनका न्यूट्रल रीजन देख लीजिए, वो कहाँ है, वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर है, ठीक है। सो आप देखिए ग्राफ में ये वैल्यू कितनी है, ये कहाँ पर है, जरा चेक कीजिए कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जी भाई, अब चूंकि पॉइंट चार्जेस है ना, इनका कोई वो तो है नहीं है, तो पॉइंट चार्जेस है, तो फिर है तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक इनका कितना डिस्टेंस होगा भाई, ये 10 होगा। आप ओरिजिन से काउंट करेंगे, जीरो से काउंट करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस है, ये स्फीयर नहीं है, ये तो आप सरफेस से काउंट करें, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्जेस है, तो ये 10 यूनिट आप यहाँ से काउंट करेंगे, और ठीक है, यहाँ पर आके ये क्या हो रहा है, खत्म। और दूसरा वाला जो है वो जाहिर है, दूसरे वाले को भी आप ओरिजिन से, अब ये 14 तक है, ऐसे ही है। तो एक डिस्टेंस तो चले आपका 10 हो गया, वो आप 10 काउंट करेंगे, और दूसरा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर का है, यानी A से लेकर P तक ये डिस्टेंस जो है, यानी X वाला जो डिस्टेंस है, ये आपका हो गया 10, यहाँ पर आके ये 10 हो गया, इधर देखिए ये आपका डिस्टेंस 10 है, तो ये 10 हो गया, और P से लेकर B तक ये हो गया 5, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये न्यूट्रल रीजन है, जहाँ पे E1 माइनस E2 या E1 प्लस टू E2 है, ये न्यूट्रल रीजन। तो ए, अब दोनों पे वही KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर लगाइए, इधर KQ2 अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर लगाइए, ये वाला आपका B हो गया, ये वाला A1 की जगह A कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये X वाला डिस्टेंस 10 हो गया, ठीक है, ये DX वाला डिस्टेंस कितना हो गया भाई, ये 5 हो गया, A से A काटिए, सो QA अपॉन X कितना है, 10 का स्क्वायर, और फिर QB अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये आपका 5 है, इसका स्क्वायर, सही है। सो QB अपॉन QA, ठीक है, QB अपॉन QA इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। और अगर QA अपॉन B का रेशियो निकालना है, तो ये 10 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर फ्लिप कर दीजिए, 100 अपॉन 25, तो ये आंसर 4 आएगा। समझ आ रही बात या नहीं आ रही बच्चे, कह रहे? जी सर। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है ये, आपने कुछ नहीं करना, आपने इनका रेशियो निकालना है। कैसे? सबसे पहले तो ये पता फाइंड कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बैलेंस कहाँ हो रही है, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे 0 है, E-2। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ दोबारा, ठीक है। आप ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, ठीक है, सब कुछ छोड़िए, इधर देख लीजिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो A की है और जो B की है वो बैलेंस हो जाएगी, बस यहां से काम चलाइए। तो A की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और B की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल,
इसका फॉर्मूला है K2A अपॉन, ठीक है, अपॉन अपॉन कौन सा डिस्टेंस, अपॉन ये एक्स स्क्वायर, और इसमें ये एक्स स्क्वायर आएगा, क्लियर है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे K3B अपॉन कौन सा डिस्टेंस आएगा, तो जाहिर है ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये 15 माइनस एक्स होगा, तो इसको 15 माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं, के से के कैंसिल कर दिए, Q A अपॉन QB कीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आएगा। अब x कितना दिया हुआ है, जो देखो यहां से ओरिजिन से देखो, जीरो से देखो, x कितना दिया हुआ है, ये 10 है, ये x है, ठीक है, और वहां से लेकर बाकी डिस्टेंस 15 शो नहीं किया हुआ है, लेकिन बाकी टोटल डिस्टेंस कितना है, 15 है, तो ये x कितना हो गया आपका, 10 हो गया, और बाकी रिमेनिंग कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, वो 5 है, तो x आपका 10 आ गया, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिखोगे, x की जगह यहाँ पे लिखोगे कितना, 10 का स्क्वायर, और नीचे 15 माइनस एक्स की टोटल वैल्यू कितनी है, ये आपका कितना है भाई, 5 का स्क्वायर, तो 100 डिवाइड बाई 25 ये आपका 4 बनता है, A अपॉन Q। समझ आई बात या नहीं है?